बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। दरअसल 11 सितंबर को दिशा के घर फायरिंग में ये दोनों शामिल थे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बरेली स्थित 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग के बाद से लगातार पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है। ऐसे में 2 आरोपियों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। ये दोनों आरोपी युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि जो इनका कनेक्शन है वो रोहित गोदारा गैंग से बताया जा रहा था। ऐसे में उस कनेक्शन को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर खुशबू पाटनी के द्वारा की गई एक पोस्ट के बाद से ये पूरा जो विवाद है वो बढ़ता चला गया और इसकी जिम्मेदारी भी यहां पर ली गई थी और ऐसे में रोहित गोदारा गैंग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी और एक बार फिर से ये धमकाया भी गया था कि इस प्रकार की टिप्पणियां अगर की जाती है तो ऐसे ही बदला लिया जाएगा। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ये दोनों युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब ये 2 युवक हिरासत में लिए गए, दोनों नाबालिग, इनसे पूछताछ का दौर जारी है अब? जी बिल्कुल, देखिए दोनों नाबालिग शूटर हैं और जो पुलिस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिशा पाटनी के घर पर 2 बार फायरिंग हुई थी। जो पहली फायरिंग हुई थी वो 11 सितंबर को हुई थी और जो दूसरी फायरिंग हुई थी वो 12 सितंबर को हुई थी। तो जो 11 सितंबर को फायरिंग हुई थी उस मामले में पुलिस ने इन 2 नाबालिग शूटर्स को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किसके कहने पर इन्होंने इस फायरिंग को अंजाम दिया था। इन दोनों को पुलिस ने दिल्ली से ही पकड़ा है और दिल्ली से पकड़ने के बाद स्पेशल सेल की जो टीम है इसको अपने दफ्तर ले गई है। वहां पर इनसे गंभीरता से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किसके कहने पर इन्होंने फायरिंग को अंजाम दिया था। इसके अलावा जो 12 सितंबर को फायरिंग हुई दिशा पाटनी के घर पे, उसमें पुलिस ने यूपीएससीएफ ने और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर 2 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। बाकी 2 की तलाश अभी जारी है, लेकिन ये 2 मामले अलग अलग थे। जो 11 सितंबर का था और 12 सितंबर का था। तो 11 सितंबर वाली फायरिंग में 2 नाबालिग लड़कों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो 12 सितंबर की फायरिंग की घटना में जो 2 शूटर शामिल थे उनका एनकाउंटर हो चुका है। वहीं 11 सितंबर को जो दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई थी उस मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। ये दोनों नाबालिग युवक बताए जा रहे हैं जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर एक महिला ने घंटों तक जमकर बवाल काटा, हंगामा किया। ये महिला रांची से अपने परिवार से बचकर वृंदावन आई हुई थी। दरअसल महिला ने आर्मी एरिया के बाहर जमकर हंगामा किया है। महिला घंटों तक आर्मी गेट पर ही बैठी रही और इस दौरान उसने घर मकान के कीमती कागजात डॉक्यूमेंट्स यहां पर फाड़ दिए। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, आप देख सकते हैं। महिला जमीन पर बैठी हुई है और महिला के आसपास बहुत सारे कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये टुकड़े उसके घर के डॉक्यूमेंट्स के हैं जिसे खुद ही महिला ने फाड़ दिया। महिला का यह आरोप है कि उसका परिवार ही उसकी जान का दुश्मन बन गया है। पति और भाइयों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि परिवार से बचकर वो वृंदावन आई थी, लेकिन अब गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। अटैची में सोना, चांदी, कैश और जरूरी कागजात भी थे। मौके पर आर्मी फोर्स और पुलिस ने समझाने की कोशिश की, तब जाकर ये पूरा मामला शांत हो सका, लेकिन बहुत देर तक ये हंगामा चलता रहा। मैं अपनी मेरी क्या कंप्लेन है वो भी रिकॉर्ड करो, ठीक है? चलिए अब मैं बताती हूँ। और लेकिन प्लीज फाड़ो मत। ठीक है, अब नहीं फाड़ो। अब मुझे समझ आ गई। पहले अपनी लिखवा दो, अपनी मेरी डिटेल्स लिख लो और मेरे भाइयों को बुलाना। मैं अपनी और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सोनभद्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रैक्टर देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे में ट्रैक्टर का चालक जिंदा चल गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भूसा भरा हुआ था और छत्तीसगढ़ कैनवारी से नधीरा आ रहा था ये ट्रक। तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रॉली के अंदर जो भूसा लदा हुआ था उसमें भीषण आग लग गई और पलटते ही इसमें आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। आपको बता दें कि चालक इसी ट्रैक्टर के नीचे दब गया था, जिससे वो जिंदा जल गया, बाहर नहीं निकल पाया। हादसे में 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आग लगने की वजह बैटरी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दबकर जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के चमोली से एक ऐसी चमत्कारिक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह चमत्कारिक घटना चमोली के कंत्री की है, जहां पर 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाला गया। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। कुंवर सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस शख्स का नाम कुंवर सिंह बताया जा रहा है, जो कि बारिश और भूस्खलन के बाद मलबे के नीचे दब गया था। लगातार वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। मलबे में दबे दूसरे लोगों को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस अभियान में स्थानीय लोग भी टीम्स की मदद कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की चमोली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से एक महिला मलबे में ही दब गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चमोली पुलिस ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेज बारिश की वजह से राहत अभियान में बाधा आ रही थी, लेकिन पुलिस ने यहां पर कड़ी मशक्कत अपनी जारी रखी। वीडियो में आप देख सकते हैं, मलबे के बीच पुलिस और स्थानीय लोग महिला को निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बारिश का दौर यहां पर लगातार चल रहा है, इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस ने महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उसे हल्की चोटें आई हैं। इलाके में यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और अब अस्पताल में महिला भर्ती है, जिनका इलाज वहां पर चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस यहां पर लगातार चलाए जा रहे हैं। प्रशासन की मदद से लोग लगातार एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हरिद्वार की, जहां पर जंगली हाथियों का झुंड सड़कों पर आ जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। हाथियों का झुंड अचानक ही जगजीतपुर क्षेत्र में आधमका और आबादी वाले इलाके में घुस गया था। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हाथी सड़क पर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। इस दौरान लोग दूर से ही हाथियों का वीडियो बना रहे हैं। चारों हाथी सड़क पर चलते रहे। उस समय लक्सर मार्ग पर काफी आवाजाही रहती है, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोग अचानक से इन हाथियों को देखकर डर गए, दूर हटे, लेकिन दूर से लोगों ने इन हाथियों के झुंड का वीडियो भी बना लिया। भीड़ के बीच अचानक से हाथी सड़क पर आ गया। काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही का दौर जारी रहता है, लेकिन इसी बीच 4 हाथी यहाँ अचानक से पहुंच गए। लोगों में अचानक से दहशत फैल गई, लेकिन कुछ लोग इस मौके पर वीडियो भी बनाते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं कुशीनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बड़ा सा मगरमच्छ सड़क पर आ गया। तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। एक विशालकाय मगरमच्छ आराम से सड़क पर चलता हुआ नजर आता है। मगरमच्छ को सड़क पर चलता देख लोगों में दहशत फैल गई। आसपास यहां लोग गुजर रहे थे, जिन्होंने इस मगरमच्छ का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बड़ी गंडक नहर से निकलकर ये मगरमच्छ खेतों की तरफ जा रहा था, तभी ग्रामीणों की नजर इस मगरमच्छ पर पड़ी। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। सिंघा बड़ी गंडक नहर रेगुलेटर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग होने से सनसनी फैल गई। इस वारदात को कल रात को अंजाम दिया गया। 4 से 5 नकाबपोश हमलावरों ने बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावर दफ्तर के गेट के ऊपर से अंदर कूदे और जबरदस्त फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। यहां पर इस दौरान ऑफिस में मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। दीपक नांदल गैंग ने इस फायरिंग को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक फायरिंग की वारदात में किसी भी गैंग के शामिल होने से इनकार किया। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जुटी हुई है। आसपास के एरिया में लगे हुए सीसीटीवी वीडियोस को खंगाला जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रसिद्ध सेंट एडवर्ड स्कूल के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने से स्कूल की इमारत को काफी खतरा पैदा हो गया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, स्कूल के आगे लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी पूरी तरह से दरक गई है। मलबा गिरने से सड़क को भी बंद कर दिया गया। शिमला के कमिश्नर ने खतरे को देखते हुए स्कूल को सुरक्षा कारणों से आज और कल बंद रखने का ऐलान भी किया है। इसमें बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला में भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बीती रात
सेंट एडवर्ड स्कूल के पास ये लैंडस्लाइड हो गया और ये भवन जो है 2.5 मंजिला हवा में लटक गया है। ये शिमला की लाइफलाइन सड़क है जो कि पूरे क्षेत्र को जोड़ती है। ये बंद हो गई है, फिलहाल इसको खोलने का कार्य जारी है, लेकिन इस सड़क को खोलने के बाद भी क्या यहाँ पर वाहनों की आवाजाही सुरक्षित होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी भवन के सामने सेंट एडवर्ड स्कूल है जहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल को फिलहाल जो है 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और सड़क को खोलने का कार्य यहाँ पर जारी है। ये स्थिति सिर्फ शिमला में ही नहीं पूरे प्रदेश में है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, कई मकान बह गए हैं, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश को इस मानसून की वजह से हो चुका है। तो देखिए, शिमला ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर आसमानी आफत ने लोगों को डरा दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बीती रात तरंडा पंचायत इलाके में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ी से मलबा आने के बाद लोगों के घर और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। कुदरत के कहर से खौफजदा लोग अपना घर छोड़कर भाग निकले। सड़क पर मलबा आने से नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुदरत का कहर लगातार जारी है और भारी मलबा यहां पर सड़कों पर भी आ गया। कई मार्ग बंद हो गए, कई घरों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आईफोन 17 की। आईफोन 17 सीरीज की बिक्री आज से शुरू हो चुकी है। एप्पल स्टोर्स पर खरीदने के लिए इस फोन को जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। आईफोन 17 की दीवानगी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि लोग फोन खरीदने के लिए आधी रात से लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए। मुंबई के बीकेसी एप्पल स्टोर पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोग तड़के से ही लाइनों में खड़े हुए नजर आए। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। आपको बता दें कि भारत में आईफोन 17 की शुरुआती कीमत करीब 79,900 रुपए तय की गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट्स की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। आईफोन का नारंगी रंग का वेरिएंट सबसे पॉपुलर है, जिसकी बिक्री ज्यादा होने की कंपनी को उम्मीदें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें हैं। आईफोन के लिए कैसे लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ स्थानों पर तो मारपीट की घटना भी सामने आई है और ऐसे में लोगों के बीच बहस भी हो गई। जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे उनकी और यहाँ पर मौजूद लोगों की भी बहस हो गई। लेकिन आईफोन की जो दीवानगी है खासतौर से दिल्ली, मुंबई और कई इलाकों में यहाँ पर नजर आ रही है। एप्पल स्टोर्स के बाहर पे लोगों की भारी भीड़ और सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें आईफोन 17 को खरीदने के लिए देखने को मिली। जैसे ही आज से आईफोन 17 की बिक्री शुरू हुई है, लोग सुबह से ही निकले हैं और आईफोन 17 को खरीदना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चित आईफोन 17 आज से स्टोर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए आईफोन 17 खरीदने वाले ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हम मुंबई के बीकेसी इलाके में हैं। बीकेसी में एप्पल स्टोर में हम मौजूद हैं और एप्पल स्टोर के अंदर की रौनक आपको दिखा देते हैं। किस प्रकार से ग्राहक अपने पसंद की आईफोन 17 या आईफोन 17 के अलग अलग वेरिएंट्स, साथ ही साथ अन्य आईफोन 17 से संबंधित प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हम एप्पल स्टोर के अंदर हैं और आप देखें तो एप्पल आईफोन 17 के 4 वेरिएंट आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एक जो आईफोन 17 स्टैंडर्ड है, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स। बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस ऑरेंज आईफोन की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक अनोखे कलर में इस बार आईफोन 17 उपलब्ध है और इसे खरीदने के लिए लोगों की ज़्यादा कतार देखने को मिल रही है, क्योंकि हर बार ज़्यादातर लोग एक ट्रेडिशनल कलर्स आईफोन 17 का पसंद करते आए हैं। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं राहुल गांधी। गिरिराज सिंह ने ये बड़ा और विवादित बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का भी बिना नाम लिए राहुल गांधी ने निशाना साधा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 4 बजे उठो, वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरों को बचाता रहा। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा। मुख्य चुनाव आयुक्त का उन्होंने नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए राहुल गांधी ने निशाना साधा। लिखा कि सुबह 4 बजे उठो,
वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप एक बार फिर से लगाते हुए निशाना साधा है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और राहुल गांधी पर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं राहुल गांधी, भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं राहुल। गिरिराज सिंह ने साथ ही कहा कि राहुल गांधी इधर उधर की बातें करते हैं, ये अर्बन नक्सल है। गिरिराज सिंह ने यह विवादित और बड़ा बयान दिया। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर बादल फटने से मची तबाही में कई लोग लापता हो गए। उनमें से एक शख्स का 15 घंटे बाद सफल रेस्क्यू किया गया। चमोली के नंदा नगर में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। उसी क्रम में कुंतेरी के पास मलबे में दबे 42 साल के कुंवर सिंह के सकुशल रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिली है। टीम ने उन्हें स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। बता दें कि चमोली में कल देर रात बादल फटने से ऐसी तबाही मची जिससे कई घर बुरी तरह तबाह हो गए। कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। राहत बचाव दल लगातार रेस्क्यू के काम में जुटा है। ऐसे में कुंवर सिंह का मिलना टीम के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। वहीं यूपी के बस्ती में एक युवक को आशिकी करना महंगा पड़ गया। गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, चोर समझकर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। दोस्त के साथ बाइक पर पहुंचे आशिक ने पहले गांव में फेरी लगाई। अनजान युवकों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ तो युवक को पूछताछ के लिए रोका गया और जब सही जवाब नहीं मिला तो उसे चोर समझकर पीट दिया गया। चोर के पकड़े जाने की सूचना पर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भीड़ उमड़ पड़ी। युवक को देखने लोग पहुंच गए, लेकिन पूछताछ में सच कुछ और ही निकला। जिसे चोर समझा गया वो आशिक निकला, जिसके बाद लोगों ने उसे समझा बुझाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इलाके में आए दिन चोरी की घटनाओं के चलते ग्रामीण खुद ही गांव रामगढ़ की चौकसी कर रहे हैं और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां के बलदेव बाग में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब चेकिंग के दौरान पूर्व मेयर और बीजेपी नगर अध्यक्ष रहे प्रभात साहू की ट्रैफिक पुलिसकर्मी से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस के रवैये से नाराज होकर प्रभात साहू अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने में जुट गए। लेकिन मान मनौवल के बाद भी बीजेपी नेता प्रभात साहू का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घंटों तक सड़क पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। आखिर में हावी होती नेतागिरी को देखते हुए एसपी ने बीजेपी नेता से बहस करने वाले ट्रैफिक हवलदार को निलंबित कर दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट को फिर मिली है धमकी। ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले भी मुंबई हाई कोर्ट में ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया था और एक बार फिर से धमकी मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है।
पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिछली बार भी ईमेल के जरिए एक धमकी यहां पर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे ही हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया था। हालांकि वो हॉक्स कॉल निकला था, लेकिन एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी के बांदा की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के पेट्रोल वैगन में आग की चिंगारी भड़क उठी। पेट्रोल वैगन के ढक्कन के पास से तेज धुआं निकलने लगा। आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिस ने फायर सिलेंडरों से आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो रेलवे की लापरवाही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती, क्योंकि मालगाड़ी में एक नहीं 7 पेट्रोल वैगन थे। अगर आग लग जाती तो नतीजे का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के पास रेलवे कर्मचारी पटरी काटने के लिए कटर चला रहे थे, जिसकी चिंगारी से पेट्रोल वैगन के ढक्कन पर आग लगी और धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल वैगनों के नीचे पटरी कटिंग का काम न केवल रेलवे अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, बल्कि रेल कर्मचारियों की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.5 किलो सोना जब्त किया है, जो तस्करी करके कुवैत से लाया गया था। दरअसल डीआरआई को खुफिया जानकारी मिली थी कि तस्करी करके बड़ी मात्रा में सोना हैदराबाद लाया जा रहा है। जब डीआरआई ने जांच की तो कुवैत से आए एक यात्री पर शक हुआ और जब उसकी तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। हालांकि किसी को शक न हो इसलिए सोने को बड़े गुप्त तरीके से प्रेस की पट्टियों के भीतर छिपाया गया था। इस सोने को एयरपोर्ट पार्किंग में सौंपा जाना था, लेकिन ये डील पूरी होती उससे पहले डीआरआई ने तस्कर को सोने के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए सोने की कीमत 4.25 करोड़ बताई जा रही है।